Hello everyone, welcome to AZ classes and today we will cover class 12th part first physics जिसका हमें चैप्टर नंबर 2 वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, जिसके कुछ टॉपिक हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय तथा गॉस का नियम एंड गॉस के नियम के अनुप्रयोग। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा गॉस की प्रमेय तथा गॉस का नियम। गॉस ने एक नियम दिया था। गॉस ने कहा कि किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ, ठीक है, जिसे ये नियम गॉस ने दिया था तो हम इसे बोल सकते हैं गॉसियन पृष्ठ, ठीक है, गॉसियन पृष्ठ। किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ तथा उस पृष्ठ से बद्ध का मतलब होता है घिरा हुआ, आवेश के मध्य एक संबंध होता है। गॉस ने बोला कि किसी काल्पनिक पृष्ठ यानी अर्थात गॉसियन पृष्ठ तथा उस गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध उस आवेश के मध्य एक संबंध होता है, ठीक है। उन्होंने बता दिया गॉस ने कि कोई काल्पनिक पृष्ठ है और उससे कितना परिबद्ध आवेश है, उनके बीच एक संबंध होता है। अब वो संबंध क्या है, तो अब यहां से गॉस की प्रमेय बनती है, किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध, ठीक है, उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। गॉस ने बोल दिया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। हम लेते हैं, माना कोई पृष्ठ जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल a है, ठीक है। हमने मान लिया कोई पृष्ठ है जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, a है, तथा इस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश q है, ठीक है। यानी गॉस ने प्रमेय दी कि किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। हमने इस परिभाषा के हिसाब से मान लिया कि माना कोई पृष्ठ है जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है हमें a तथा पृष्ठ से परिबद्ध आवेश हमने मान लिया है q है, तो हम लिखेंगे गॉस के नियम से अगर इस पृष्ठ क्षेत्रफल से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स हम मान लें φe है, तो φe इक्वल टू कितना हो जाएगा, उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का, परिबद्ध आवेश कितना है हमारा q कूलम, तो q आवेश का कितने गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। अर्थात हमारा सूत्र आ गया φe इक्वल टू q/ε0, ठीक है। यानी ये कहानी हमारी कहाँ से शुरू हुई, गॉस के नियम से। यानी गॉस ने एक नियम दिया कि किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ अर्थात गॉसियन पृष्ठ तथा उससे परिबद्ध या बद्ध घिरा हुआ आवेश के मध्य एक संबंध होता है। संबंध क्या है, वो है किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। हमने मान लिया कि कोई पृष्ठ है जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल है a तथा उस पृष्ठ क्षेत्रफल से परिबद्ध जो हमारा आवेश है वो है q। तो हमने गॉस के नियम से यहाँ एक फॉर्मूला डेवलप किया। गॉस के नियम से φe इक्वल टू परिबद्ध आवेश का q
इनटू कितने गुना 1/ε0 गुना, अर्थात हमारा फाई इक्वल टू आ गया Q/ε0। लेकिन हम लिखेंगे यहाँ चूंकि हम जानते हैं किसी पृष्ठ क्षेत्रफल A से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होता था, फाई इक्वल टू E डॉट डी, कितना होता था, फाई इक्वल टू E डॉट डी। ठीक है, हमने गॉस की प्रमेय से निकाला फाई इक्वल टू हो गया हमारा Q/ε0। ठीक है, बट मैंने आपको बताया कि चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि पृष्ठ क्षेत्रफल A से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता था, फाई इक्वल टू E डॉट डी ए। ठीक है, हम ये जानते थे। अब देखो इन दोनों की, आप इसको मान लो समीकरण 1 है और इसको मान लो समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 और 2 की आप तुलना करो तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, तो समीकरण 1 और 2 में देखिए आप, ये भी फाई का मान है और ये भी फाई का मान है, अर्थात हम लिख सकते हैं कि फाई इक्वल टू E डॉट डी ए इक्वल टू Q/ε0। ठीक है, ये हमारा निकल के आ गया गॉस के नियम से वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला। ठीक है, फिर आती है गॉस की प्रमेय। अब गॉस की प्रमेय में हम सिद्ध करेंगे कि फाई इक्वल टू E डॉट डी ए इक्वल टू Q/ε0 होता है। ठीक है, तो अब हम गॉस की प्रमेय में डाल लेते हैं उपपत्ति। ठीक है, हमारा ये फॉर्मूला आ गया फाई इक्वल टू E डॉट डी ए इक्वल टू Q/ε0। अब हम गॉस की प्रमेय है। ठीक है, हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि फाई इक्वल टू E डॉट डी ए इक्वल टू Q/ε0 होता है। ठीक है, हमें ये सिद्ध करना है। जहां आप जानते हैं ε0 क्या है, परमिटिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, निर्वात की वैद्युतशीलता। अब इसे सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें देखो हमारे पास कोई पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल है A। इस पृष्ठ में एक बिंदु O पर एक +Q कूलम आवेश रखा हुआ है। माना पृष्ठ पर एक बिंदु P है। ठीक है, हमने पृष्ठ पर क्या मान लिया, एक बिंदु P मान लिया। ठीक है, हमने पृष्ठ पे एक बिंदु P मान लिया। P की जो बाउंड्रीज हैं, ये देखो, ये हमने मिलाई। अब जो बिंदु P है उसके चारों ओर हमने छोटा सा क्षेत्रफल अवयव DA माना है। ठीक है, हमने छोटा सा क्षेत्रफल अवयव P के चारों ओर मान लिया DA, जिसकी बाउंड्रीज को हमने कहाँ मिला दिया, बिंदु O से। तो ये बाउंड्री इस बिंदु O पे एक घनकोण अंतरित करेंगे। ठीक है, उस घनकोण को हम मान लेंगे कितना है, d ओमेगा। ठीक है, घनकोण को हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, तो छोटा सा घनकोण है अर्थात हमने मान लिया d ओमेगा है। O से बिंदु P तक की दूरी को हमने मान लिया है, ये जो O से बिंदु P तक की दूरी जो ये है, हमने उसको मान लिया है r। ठीक है, अब यहाँ +Q चार्ज रखा हुआ है और +Q चार्ज की खासियत ये है कि एक ये पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेश है। ठीक है, तो हम पीछे जाओ, हमने जब कूलम का नियम पढ़ाया था उसके बाद हमने वैद्युत क्षेत्र पढ़ाया था, तो उसमें क्या था, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता था,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। उसकी डायरेक्शन देखो, हमें फॉर्मूले का आगे प्रयोग करना है, बट यहाँ फॉर्मूले का उपयोग नहीं है, यहाँ सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए मैं बोल रहा हूँ आपसे कि अगर हम +Q बिंदु चार्ज के कारण, पॉइंट चार्ज के कारण अगर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E की डायरेक्शन लिखेंगे तो हम कहाँ लिखेंगे? आउटवर्ड, बाहर की ओर। ठीक है, क्यों? क्योंकि धन या प्लस चार्ज से जो वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं वो लंबवत बाहर की ओर निकलती हैं। ठीक है, तो हमने वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन आउटवर्ड ले ली। अब हमारे पास ये छोटा सा क्षेत्रफल वेक्टर A है, और क्षेत्रफल वेक्टर पे अगर लंबवत कोई हम वेक्टर लें, हमने इस पर कोई एक लंबवत वेक्टर लिया, तो उस वेक्टर को हम किससे निर्देशित करेंगे? इसके क्षेत्रफल वेक्टर से। ठीक है, और ये जो क्षेत्रफल वेक्टर है इस छोटे से अवयव का और जो हमारा वैद्युत क्षेत्र E है, उन दोनों के मध्य एंगल कितना है? थीटा। ठीक है, देखो हमारे पास एक पृष्ठ है, हमने एक माना पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल A है, उसके भीतर एक पॉइंट चार्ज +Q बिंदु O पर रखा हुआ है। माना पृष्ठ पर एक बिंदु P है जिसके चारों ओर छोटा सा हमने क्षेत्रफल अवयव dA लिया है। इस क्षेत्रफल अवयव की जो बाउंड्रीज हैं उनको हमने कहाँ मिलाया? बिंदु O से मिलाया। तो ये बिंदु O पर एक घनकोण अंतरित करता है जिसे हम d ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब जो क्षेत्रफल अवयव है, अगर हम उस पर लंब डालते हैं तो उस लंब डायरेक्शन में जो वेक्टर होता है वो क्या कहलाता है? उस क्षेत्रफल अवयव का क्षेत्रफल वेक्टर कहलाता है। ठीक है, +Q चार्ज के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो लंबवत बाहर की ओर हो गई। अब आप देखिए यहाँ पे कि क्षेत्रफल अवयव जो dA वेक्टर है और वैद्युत क्षेत्र E है, इन दोनों के मध्य एंगल कितना है? थीटा है। ठीक है, अब यही कहानी हम थ्योरी में लिखेंगे, तो हम हेडिंग डाल लेंगे उपपत्ति। ठीक है, यानी जो प्रमेय है अब हम इसको सिद्ध करेंगे। तो हम लिखेंगे, माना एक पृष्ठ क्षेत्रफल A है जिसके भीतर एक +Q आवेश बिंदु O पर स्थित है। ठीक है, आगे लिखेंगे, माना पृष्ठ पर एक बिंदु P है, पृष्ठ पर एक बिंदु P है जिसके चारों ओर एक छोटा क्षेत्रफल अवयव dA है जो बिंदु O पर d ओमेगा घन कोण अंतरित करता है। ठीक है, यानी जो बिंदु O पर d ओमेगा घन कोण अंतरित करता है। बिंदु P को O से मिलाने वाली दूरी r है। ठीक है, बिंदु P को O से मिलाने वाली दूरी कितनी ही? r है। ठीक है, फिर हम लिखेंगे क्षेत्रफल अवयव dA का लंबवत बाहर की ओर वेक्टर क्षेत्रफल वेक्टर dA। ठीक है, लिखेंगे क्षेत्रफल वेक्टर dA वेक्टर है तथा वैद्युत क्षेत्र E की दिशा OP की दिशा के अनुदिश है। OP की दिशा के अनुदिश है, दिशा के अनुदिश है तथा क्षेत्रफल वेक्टर dA व वैद्युत क्षेत्र E के मध्य कोण थीटा है। ठीक है, यानी जो मैंने कहानी आपको इस चित्र से समझाई थी वो मैंने यहाँ पे लिख दिया।
माना एक पृष्ठ क्षेत्रफल ए है जिसके भीतर एक प्लस Q आवेश बिंदु O पर रखा हुआ है। पृष्ठ पर एक बिंदु P है जिसके चारों ओर एक छोटा सा क्षेत्रफल dA लिया है। जो क्षेत्रफल dA बिंदु O पर क्या घनकोण d ओमेगा अंतरित करता है। बिंदु P को O से मिलाने वाली रेखा की दूरी कितनी है, r है। अब हमने dA का एक लंबवत वेक्टर लिया जिसको हम क्षेत्रफल वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, दिशा कहाँ होगी, लंबवत बाहर की ओर होगी तथा वैद्युत क्षेत्र E की दिशा OP की दिशा के O से P की दिशा के अनुदिश होगी तथा वैद्युत क्षेत्र E तथा क्षेत्रफल वेक्टर dA के मध्य बनने वाला कोण कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, ये कहानी जो मैंने आपको सारी चित्र में समझाई थी वो मैंने आपको यहाँ पे लिख दी। अब आगे क्या है, आगे देखते हैं। हम लिखेंगे क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। हम सबसे पहले हमने छोटा सा क्षेत्रफल अवयव dA लिया है तो हम इस स्मॉल क्षेत्रफल अवयव से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। तो हम इसे मान लेंगे d phi e, ठीक है, इक्वल टू E डॉट dA। ठीक है, d phi e इक्वल टू E डॉट dA, यानी E का और क्षेत्रफल वेक्टर का क्या, अदिश गुणन। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, d phi e इक्वल टू E dA cos थीटा। ठीक है, हमने लिख दिया d phi e इक्वल टू E dA cos थीटा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ध्यान दो, हम जानते हैं, हम लिखेंगे हम जानते हैं। ठीक है, हम क्या जानते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हम क्या जानते थे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अब अगर इस E का मान इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इस E का मान इस समीकरण 1 में रख दो आप, तो क्या हो जाएगा, d phi e इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इंटू dA cos थीटा। ठीक है, आगे देखो, यहाँ निकल के आया d phi e इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, dA cos थीटा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक तरफ ले लेते हैं और dA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर को एक तरफ ले लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया कि dA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर को एक तरफ ले लिया और Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक तरफ ले लिया। अब आप इस पे विचार करो dA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर पे। तो dA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था, dA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था, d ओमेगा। ठीक है, मैंने आपको लास्ट प्रीवियस वीडियो में बताया था कि किसी अल्प या छोटे से क्षेत्रफल अवयव के कारण बिंदु O पर या उसके केंद्र पर बना हुआ अंतरित या बना हुआ या अंतरित घनकोण d ओमेगा बराबर होता था dA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो हम
यहाँ लिख सकते हैं डी फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम रख सकते हैं डी ओमेगा। ठीक है, यानी इस सारे को हमने रख दिया डी ओमेगा के बराबर। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू बराबर क्या होता है, ई डॉट डी ए इक्वल टू किसके हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेटेड ऑफ डी ओमेगा। ठीक है, यानी अब हम, ये हमारा क्या था, छोटे से क्षेत्रफल अवयव के द्वारा ज्ञात क्या था, वैद्युत फ्लक्स था। यानी छोटे से क्षेत्रफल अवयव द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स था ये डी फाई। अब हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा, यानी अब जो हमारा पूरा क्षेत्रफल दे रखा है पृष्ठ क्षेत्रफल ए, उसके द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो हम मान लेते हैं वो कितना है, फाई ई बराबर ई डॉट डी ए सूत्र होता है, बराबर किसके हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेटेड ऑफ डी ओमेगा। यानी हम क्या करें कि इस छोटे से छोटे क्षेत्रफल अवयव को अगर जोड़ दें तो हमारे संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है वो निकल के आ जाएगा। अब मैंने आपको लास्ट प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि इंटीग्रेटेड ऑफ डी ओमेगा बराबर क्या होता है, अगर किसी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ए हो, ठीक है, तो हम संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित घनकोण निकालते थे। यानी इंटीग्रेटेड ऑफ डी ओमेगा बराबर कितना आता था, 4 पाई। ठीक है, तो अब आप इंटीग्रेटेड ऑफ डी ओमेगा का मान इसमें रख दो, इसको मान लो आप समीकरण ए, जब इसका मान आप समीकरण ए में रखोगे तो ये आ जाएगा फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इंटीग्रेटेड ऑफ डी ओमेगा बराबर 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, अर्थात हमारा फॉर्मूला कितना निकल के आ गया, फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो हमें सिद्ध करना था। यानी जो गॉस ने प्रमेय दी थी और गॉस ने जो नियम दिया था, तो गॉस के नियम के हिसाब से हमने इस गॉस की प्रमेय को सिद्ध कर दिया। गॉस ने नियम क्या दिया था कि किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। क्लियर हुआ? यानी गॉस की प्रमेय हमने सिद्ध कर दी, गॉस का जो नियम था वो हमने समझा दिया। एक बार चित्र को मैं फिर से समझा देता हूँ सो दैट आपको थ्योरी लिखने में कठिनाई ना हो। सबसे पहले अगर कोई प्रमेय सिद्ध करते हैं तो हम चीज़ों को क्या करते हैं, मानते हैं। ठीक है, ज्यूम करते हैं। तो हमने माना कि कोई पृष्ठ क्षेत्रफल ए है, ठीक है, ये हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल ए है जिसके भीतर, हाँ, अब ये भीतर वाली बात हमने भीतर क्यों लिया इसके बाद बताता हूँ मैं आपको कि गॉस में जो गॉस का नियम है उसने पहले ही ये बात बोली है कि उस पृष्ठ से परिबद्ध, यानी इस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश, यानी आवेश उस गॉसियन पृष्ठ या काल्पनिक पृष्ठ से परिबद्ध होना चाहिए, अर्थात घिरा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो कोई हमने माना एक क्षेत्रफल है, पृष्ठ क्षेत्रफल जो ए है, उसके भीतर एक पॉइंट चार्ज Q, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, बिंदु O पर रखा हुआ है। माना पृष्ठ पर एक बिंदु P है, तो P के हमने चारों ओर एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया है DA, छोटा सा क्षेत्रफल अब DA ले लिया है। ठीक है, बिंदु O को P से अगर मिला जाए तो उसको हम मान लिया है हमने कितना है, R है। इस क्षेत्रफल अवयव के लंबवत अगर बाहर की ओर एक वेक्टर लिया जाए तो हम उसके उस क्षेत्रफल का क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल वेक्टर बोलते हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर प्लस आवेश चार्ज है या प्लस आवेश है या धनात्मक चार्ज है तो लंबवत बाहर की ओर होती है, अगर यही चार्ज माइनस Q होता तो त्रिज्यता अंदर की ओर होती। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कहाँ हो गई हमारी, O से P के अलोंग, O से P के अनुदेश। ठीक है, क्षेत्रफल वेक्टर हमारा DA वेक्टर ये गया, हमने दोनों के बीच एंगल मान लिया कितना है, थीटा है। ठीक है, तो फाइनली ये हमारा फॉर्मूला सिद्ध हो गया कि फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
अब तक हमने पढ़ा गॉस की प्रमेय के बारे में, यानी गॉस की प्रमेय से जो हमारा फॉर्मूला निकल के आया था वो निकल के आया था फाई ई इजक्वल टू ई डॉट डी ए इजक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कब था? जब उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश क्या था? सिर्फ एक था। अब यदि ऐसा हो, हम कंडीशन लेंगे एक, यदि पृष्ठ के भीतर अनेक आवेश हों, अर्थात कैसे आवेश हों? Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यानी अब क्या हो कि जो हमें पृष्ठ दे रखा है, ये जो हमारा एक पृष्ठ था, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल क्या था? A, इसके अंदर अब बहुत सारे यानी अनेक आवेश हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 और बहुत सारे। ठीक है, तब इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा वो अभी हम निकालेंगे। ठीक है, हमने निकाल लिया। हमें गॉस ने प्रमेय में बोला कि किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब क्या कंडीशन है कि एक पृष्ठ दे रखा है जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है हमें A, और इसमें एक आवेश न होकर कितने आवेश हैं? अनेक आवेश हैं। यानी यदि पृष्ठ के भीतर अनेक आवेश हों तब उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स समस्त बिंदु आवेशों के द्वारा वैद्युत फ्लक्सों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। ठीक है, यानी यदि पृष्ठ के भीतर एक आवेश न होकर अनेक आवेश हों तब उस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स समस्त बिंदु आवेशों के द्वारा वैद्युत फ्लक्सों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे Q1 आवेश के द्वारा पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। ठीक है, हम इसे मान लेते हैं φ1। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमारा आवेश पहले क्या है? Q1। ऐसे ही हम लिखेंगे Q2 के लिए, तो Q2 आवेश के द्वारा पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φE2 इक्वल टू Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ऐसे ही हम लिखेंगे Q3 के लिए, तो Q3 के लिए क्या हो जाएगा? φE3 इक्वल टू Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर मैंने बोला कि बिंदु आवेशों के द्वारा वैद्युत फ्लक्सों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, ऐसे ही हम कहाँ तक निकाल लेंगे? n आवेशों तक निकाल लेंगे, और n आवेशों तक निकालने के बाद क्या कर देंगे? हम इसका बीजगणितीय योग कर देंगे। ऐसे हमने Qn का निकाला। ठीक है, Qn के द्वारा, ठीक है, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φEn मान लेते हैं, तो हो जाएगा Qn अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम लिखेंगे कुल वैद्युत फ्लक्स, यानी उस संपूर्ण पृष्ठ द्वारा कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। कब? सारे वैद्युत आवेशों को हम क्या कर देंगे, सॉरी, जो सारे वैद्युत आवेश हैं उनके द्वारा जो वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है, जो इंडिविजुअल वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है, उसको हम सारे को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो हम लिखेंगे कुल वैद्युत फ्लक्स, तो हम लिखेंगे φE मान लेंगे, इसे लिखेंगे φE1
प्लस फाई E2 प्लस फाई E3 प्लस डॉट 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 फाई En। वैल्यू रखो तो ये क्या निकला था, Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस फाई E, Q3 हमारा नेगेटिव था तो ये हो जाएगा माइनस का Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q4 भी हमारा नेगेटिव था, ये हो जाएगा माइनस का Q4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस डॉट 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 फाई, ये हो जाएगा Qn अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अर्थात हम यहाँ से 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें तो क्या बचा, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 प्लस डॉट 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 Qn फाई E बराबर। तो यही हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया कि अगर किसी पृष्ठ में एक आवेश न होकर बहुत सारे या अनेक आवेश हों तब उस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उन आवेशों के द्वारा, उन समस्त आवेशों के द्वारा वैद्युत फ्लक्सों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। अर्थात फाई इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 Q3 Q4 डॉट 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 Qn। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी दिशा के बारे में। ठीक है, अब पूछा जाएगा आपसे कि वैद्युत फ्लक्स की दिशा कहाँ होगी। तो दिशा के लिए अगर चार्ज, जो पॉइंट चार्ज है या जो बिंदु आवेश है वो कैसा हो, धनात्मक हो, तो वैद्युत फ्लक्स की दिशा कहाँ होगी, लंबवत या त्रिज्यीय बाहर की ओर। ठीक है, और अगर आवेश, जो बिंदु आवेश है वो ऋणात्मक है तो वैद्युत फ्लक्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, लंबवत अंदर की ओर। ठीक है, सेम वैद्युत बल रेखाओं की तरह। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा था फर्स्ट वीडियो में, या जो रिसेंटली इस चैप्टर की जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि वैद्युत फ्लक्स है क्या। वैद्युत फ्लक्स एक क्वांटिटी है। किस चीज़ की क्वांटिटी है, वैद्युत फ्लक्स वैद्युत बल रेखाओं की क्वांटिटी है। यानी वैद्युत फ्लक्स वाले में क्या बताया था मैंने, वैद्युत फ्लक्स क्या है, किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की माप को क्या बोलते थे हम, वैद्युत फ्लक्स बोलते थे। यानी हमने कल्पना की है कोई एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, ठीक है, और हमने कल्पना की कि यहाँ पे एक पृष्ठ है, तो प्लस क्यू चार्ज से क्या है, सभी दिशाओं में लंबवत बाहर की ओर क्या निकलेंगी, बल रेखाएं निकलेंगी। तो इस काल्पनिक पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं गुजरती हैं वही हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, हमने गॉस के नियम के बारे में पढ़ा, गॉस की प्रमेय को सिद्ध किया। ठीक है, जो गॉस ने बोला था वो हमने सिद्ध कर दिया। अब हम पढ़ेंगे गॉस के नियम के अनुप्रयोग। गॉस के नियम के अनुप्रयोग। तो गॉस के नियम का अनुप्रयोग का पहला अनुप्रयोग यह है, किसी एक समान आवेशित किसी एक समान आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यानी हमारा जो गॉस के नियम का अनुप्रयोग है, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, तो फर्स्ट जो हमारा एप्लीकेशन वो है कि किसी एक समान आवेशित अनंत लंबाई के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, देखो एक समान रूप से आवेशित है, अनंत लंबाई का है, कैसा तार है, सीधा तार है। ठीक है, यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट, या अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बात वही है, यानी हमें वो चीज़ें ज्ञात होनी चाहिए जिन चीज़ों की हमें आगे ज़रूरत है। यानी हमें या तो एक समान रूप से आवेशित है, अनंत लंबाई का है, तार कैसा है, सीधा है। ठीक है, अब मैं अगर इस हेडिंग से इसका चित्र बनाना चाहूँ तो देखो चित्र किस तरीके से बनेगा। ठीक है, हमने मान लिया इसकी लंबाई कैसी है, अनंत। ठीक है,
अनंत लंबाई का कैसा तार है? सीधा तार है। कैसा आवेशित है? एक समान रूप से आवेशित है, किसी एक समान आवेशित। ठीक है, तो एक समान रूप से आवेशित है तो हमने मान लिया कि ये धनावेशित है। एक समान रूप से आवेशित है, अनंत लंबाई का है, सीधा तार है। अब इसके निकट हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हम क्या करते हैं, हमने इस तार से r दूरी पर एक बिंदु मान लिया P। ठीक है, अब हमें यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हम इस बिंदु P पर इस अनंत लंबाई की सीधे तार के कारण अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे कि इस बिंदु से जाता हुआ एक हम पृष्ठ खींचेंगे और उस पृष्ठ को हम क्या बोलते हैं? गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है, हमने इस बिंदु से जाता हुआ एक पृष्ठ खींच लिया, तो हमने यहाँ पे इस पृष्ठ पे क्या लिया? एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ले लिया DA। ठीक है, अब DA क्षेत्रफल अवयव है। ठीक है, अब DA क्षेत्रफल अवयव का अगर लंबवत बाहर की ओर हम एक वेक्टर लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इसका क्षेत्रफल वेक्टर। तो इस क्षेत्रफल अवयव DA का क्षेत्रफल वेक्टर हो गया लंबवत बाहर की ओर। अब यहाँ ध्यान दो, ये जो सीधा तार है एक समान रूप से आवेशित है। ठीक है, जब एक समान रूप से आवेशित है, ये धनात्मक है, तो धनात्मक से कोई धनात्मक चार्ज हो, तो मैंने आपको बताया था कि धनात्मक चार्ज से अगर हम यहाँ इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E की डायरेक्शन निकालें तो कहाँ होगी? लंबवत बाहर की ओर। ठीक है, ये हमारे वैद्युत क्षेत्र E की डायरेक्शन हो गई, क्योंकि धनात्मक चार्ज है और धनात्मक चार्ज से वैद्युत बल रेखाएं लंबवत बाहर की ओर निकलती हैं। अर्थात मैंने मान लिया कि इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन E है वो कहाँ हो गई? DA की डायरेक्शन में, अर्थात क्षेत्रफल वेक्टर की ही डायरेक्शन में। अब हमने एक बिंदु यहाँ ले लिया। अब अगर आप मानते हो कि हम एक बिंदु यहाँ ले लें, हमने एक क्षेत्रफल वेक्टर DA यहाँ भी लिया। ठीक है, अब इस क्षेत्रफल वेक्टर एक क्षेत्रफल अवयव DA लिया, फिर इस पर एक लंब डाला, तो ये जो लंब है वो क्या कहलाएगा? इसका क्षेत्रफल वेक्टर DA वेक्टर कहलाएगा। फिर हमारी देखो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कहाँ है? आउटवर्ड, लंबवत बाहर की ओर। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री, और यहाँ E और DA के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, हमें गॉस के नियम के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ, यानी गॉस का नियम प्रयोग करके हमें क्या निकालना है? किसी एक समान आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमने ये चित्र में बना लिया हेडिंग के हिसाब से। हमें हेडिंग दे रखी है कि एक समान रूप से आवेशित है, हमने एक समान रूप से आवेशित बना लिया। अनंत लंबाई का है, हमने अनंत लंबाई है, ये अनंत लंबाई का तार है, और जो हमने गॉस का पृष्ठ बनाया है वो L लंबाई में बनाया है। ठीक है, L लंबाई में। ठीक है, जो गॉसियन पृष्ठ बनाया हमने उसकी लेंथ कितनी है? L। इसकी त्रिज्या कितनी हो गई? R। ठीक है, इस पृष्ठ की त्रिज्या कितनी हो गई? R, क्योंकि इस सीधे तार से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, चित्र समझ में आया? अब ध्यान दो, यहाँ देखो, अगर हम इस पृष्ठ के द्वारा, देखो ये क्या बन गया? बेलन बन गया। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, ये जो वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πrl प्लस क्षेत्रफल, ये क्या है? एक वृत्त बन गया, त्रिज्या r दे रखी है, तो क्षेत्रफल कितना हो गया? πr²। ये हैं कितने? दो हैं, एक ये है और एक सिरा ये है, तो कितना हो? 2πr²। यहाँ से अगर आप 2πr कॉमन ले लोगे तो L प्लस R बचा। ये क्या हो जाता है? हमारा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम आपको यहाँ मैंने
ये एक संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला बता दिया, ठीक है, आपने हाई स्कूल में पढ़ लिया होगा। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, शंकु का बेलन पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का आयतन, ये सारे आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे। अब यहाँ ध्यान दो, अगर हम इस क्षेत्रफल अवयव के द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अगर निकालें तो फाई ई यानी डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए करेंगे, यानी ई डी ए कॉस थीटा, कॉस थीटा यानी कॉस 90, कॉस 90 का मान कितना होता है 0, अर्थात इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। अब ये भी सर्कुलर फ्लक्स है, सॉरी सर्कुलर पृष्ठ है, और ये भी सर्कुलर पृष्ठ है, क्योंकि ये क्या है बेलन है। तो जब इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 0 है तो इससे भी गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 0 होगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि हमें जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स मिलेगा वो किससे मिलेगा, इस बेलन के वक्र पृष्ठ से मिलेगा, ठीक है, जो कि ये है। तो अब यही चीज़ हम लिखेंगे। अब देखो ये चीज़ लिखने से पहले हम लिखेंगे, माना एक अनंत लंबाई का सीधा तार है जो एक समान रूप से धनावेशित है, ठीक है, यानी जो चीज़ मैंने यहाँ से इस हेडिंग से पढ़ के चित्र में बनाया, चित्र से मैंने यहाँ लिख दिया कि माना एक अनंत लंबाई का सीधा तार है मेरे पास जो एक समान रूप से धनावेशित है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको रेखीय आवेश घनत्व के बारे में पढ़ाया था, हम यहाँ लिख सकते हैं आवेशित है तथा तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, ठीक है। मैंने जब आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था क्लास 12th का, तो उसमें मैंने आपको रेखीय आवेश घनत्व के बारे में बताया था। रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा क्या है कि प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं, ठीक है। अब हम रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा दोबारा बता देते हैं, तो हम लिखेंगे प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व यानी लैम्डा कहते हैं। अब हमारी लंबाई इस बेलन में लंबाई कितनी दे रखी है L, हम मान लेते हैं कि इस पृष्ठ पर जो वितरित आवेश है वो कितना है Q है, ठीक है। तो हम लैम्डा बराबर क्या लिखेंगे, लैम्डा बराबर लिखेंगे हम आवेश प्रति एकांक लंबाई पर यानी Q/L। तो हमारा Q बराबर क्या हो जाएगा लैम्डा L, ठीक है। यानी हमने मान लिया कि जो हमारा गॉसियन पृष्ठ है उसकी लंबाई L है, और इस L लंबाई के गॉसियन पृष्ठ से ये जो घिरा हुआ परिबद्ध आवेश है वो कितना है Q कूलाम है। तो रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा से हमने लिख दिया लैम्डा बराबर Q/L, अर्थात Q बराबर लैम्डा L, ठीक है। अब हम इस चित्र के बारे में लिखेंगे। तो मैंने आपको ये तो लिख ही दिया कि एक अनंत लंबाई का सीधा एक समान रूप से आवेशित क्या है सीधा लंबा तार है, ठीक है। अब हम लिखेंगे तार के निकट r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम लिखेंगे हम बिंदु P से गुजरता हुआ L लंबाई का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ लेते हैं, ठीक है,
जिस पर या जिसके द्वारा, हम लिखेंगे जिसके द्वारा परिबद्ध आवेश कितना है, Q कूलाम है। ठीक है, यानी हमने एक गॉसियन पृष्ठ लिया L लंबाई का, जिससे परिबद्ध आवेश कितना है, Q कूलाम है। ठीक है, फिर हम लिखेंगे बिंदु P पर एक छोटा क्षेत्रफल अवयव dA है, जिसका लंबवत बाहर की ओर क्षेत्रफल वेक्टर dA वेक्टर है। फिर हम लिखेंगे चूंकि तार धनावेशित है, तब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा लंबवत बाहर की ओर है। ठीक है, अर्थात लिख सकते हैं हम, अर्थात बिंदु P पर dA वेक्टर तथा वेक्टर E के बीच कोण 0 डिग्री है। ठीक है, यानी जो रामायण मैंने आपको सारी इस चित्र में बताई थी वही मैंने यहाँ लिख दिया कि तार के निकट r दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम बिंदु P से गुजरता हुआ एक L लंबाई का क्या बनाते हैं, एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं, जिससे हमने मान लिया है जो परिबद्ध आवेश है वो कितना है, Q कूलाम है। बिंदु P पर एक छोटा सा क्षेत्रफल dA ले लेते हैं, उसके लंबवत बाहर की ओर जो एक वेक्टर होगा उसे हम क्या बोल देंगे, क्षेत्रफल वेक्टर बोल देंगे। चूंकि तार धनावेशित है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कहाँ होगी, लंबवत बाहर की ओर होगी। अर्थात हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि बिंदु P पर dA वेक्टर और E वेक्टर के बीच बनने वाला कोण कितना है, 0 डिग्री है। ठीक है, फिर हम आगे लिखेंगे बिंदु P पर क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d phi E इज इक्वल टू E डॉट dA बराबर E dA cos थीटा बराबर E dA cos 0 बराबर cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 बराबर कितना होता है, 1। तो ये हो गया E dA। ठीक है, यानी हमने निकाल लिया कि इस क्षेत्रफल अवयव के द्वारा जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो हमारा कितना निकल के आ गया, d phi E बराबर E dA। फिर हम लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी संपूर्ण पृष्ठ द्वारा, यानी संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अर्थात हम अभी निकालेंगे सिर्फ इसके वक्र पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं, हम लिखेंगे बेलन के वक्र पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स प्लस, देखो संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स किस किस के बराबर हो जाएगा, बेलन के वक्र पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स प्लस दोनों सिरों के द्वारा
गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, यानी मैंने क्या किया कि इस छोटे से अवयव के द्वारा वैद्युत फ्लक्स निकाल लिया, डी फाई इक्वल टू ई डी ए। ठीक है, अब हम निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, एक तो ये हो गया वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बराबर बेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स प्लस दोनों सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो हम लिखेंगे बेलन के वक्र पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, बेलन के वक्र पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स लिखेंगे फाई ई इज इक्वल टू ई इंटीग्रेटेड ऑफ डी ए। ठीक है, यानी हमने क्या कर दिया कि इसके छोटे छोटे जो डी ए पार्टिकल लिए थे उनको सारों को ऐड कर दिया हमने। तो हमारा डी ए क्या है, यहाँ पे वक्र पृष्ठ है, मैंने पहले ही बोल रखा है कि बेलन के वक्र पृष्ठ द्वारा निकाल रहे हैं हम। तो वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ इसको तो होता है 2 पाई आर एल। तो रख दो, तो फाई ई इक्वल टू बराबर कितना हो गया 2 पाई आर एल। ठीक, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट यानी हमारा समीकरण नंबर 1 निकल के आ गया फाई ई इक्वल टू 2 पाई आर एल। ठीक है, इंटू ई। ठीक है, यानी हमारा निकल के आ गया 2 पाई आर एल इंटू ई, समीकरण नंबर जिसे हमने 1 माना था। अब हम निकाला, अब हम लिखेंगे, हमने एक बिंदु यहाँ Q माना। ठीक है, तो हम लिखेंगे बेलन के सिरे पर एक बिंदु Q है जहाँ वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, यानी बेलन के सिरे पर एक बिंदु Q है जहाँ हमें वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हमने छोटा सा अवयव डी ए वेक्टर लिया है। ठीक है, तो हमने जब यहाँ पे भी छोटा सा वेक्टर डी ए लिया है तो उसका जो लंबवत बाहर की ओर होगा वो क्या हो जाएगा क्षेत्रफल वेक्टर डी ए, तथा ये धनावेशित सीधा तार है अर्थात इससे त्रिज्यता बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये हो गई, तो इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे बेलन के सिरे पर एक बिंदु Q है जहाँ वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा फाई ई बराबर, अगर आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा ई डॉट डी ए इजकल टू ई डी ए कॉस थीटा, यानी कॉस 90, और कॉस 90 बराबर कितना होता है 0। तो फाई ई इजकल टू कितना हो गया 0। ठीक है, यानी जब हमने Q बिंदु माना था तब वैद्युत फ्लक्स हमारा कितना निकल के आ रहा है 0। तो इस सिरे के द्वारा भी वैद्युत फ्लक्स 0 होगा और इस सिरे के द्वारा भी वैद्युत फ्लक्स 0 होगा। जब मैंने अभी आपको बताया था, थोड़ी देर पहले ही बताया है कि अगर हमें इस पृष्ठ से गुजरने वाला, इसके संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला अगर वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है तो वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स प्लस दोनों सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कुल वैद्युत फ्लक्स, यानी उसके संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो गया, वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना है हमारा E इंटू 2 पाई आर एल प्लस दोनों सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 2 इंटू एक सिरे से कितना है 0, तो ये 0 हो गया। तो हमारा कुल वैद्युत फ्लक्स कितना निकल के आएगा E इंटू 2 पाई आर एल, ये हमारा आ गया फाई ई का मान। ठीक है, फिर हम लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं गॉस के नियमानुसार। गॉस के नियमानुसार क्या कहानी थी, गॉस ने क्या बोला था कि किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से
गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का कितने गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। यानी जो चीज़ हमने पढ़ी है उस चीज़ का उपयोग करके, देखो गॉस ने क्या बोला था कि किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस काल्पनिक पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है, वो हमने लिख दिया। ठीक है, अब आप इस समीकरण को हमने क्या माना था, 1 माना था, इस समीकरण को आप 2 मान लो। अब इन दोनों समीकरण की आप तुलना करो तो देखो ये भी फाई ई का मान है, ये भी फाई ई का मान है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2πRL इंटू ई इक्वल टू Q/ε0। ठीक, यानी ये भी हमारा क्या है, फाई ई का मान है, यानी इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ये है। लेकिन गॉस के नियमानुसार इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ये है, ये Q/ε0। तो हमने दोनों को बराबर रख दिया। जब हमने दोनों को बराबर रख दिया फिर देखो आगे, अब हमारा ये निकल के आया 2πRL इंटू ई इज इक्वल टू Q/ε0। ठीक है, फिर हमने रेखीय आवेश घनत्व पे जाओ तो रेखीय आवेश घनत्व में हमने क्या निकलवाया था, लैम्डा बराबर क्या होता था, Q/L, अर्थात Q बराबर क्या होता था, लैम्डा L। नहीं, लैम्डा L का मान आप इसमें रख दो। ठीक है, लैम्डा L का मान क्या है, Q, यानी Q का मान हम लैम्डा L रख देंगे तो ये हो जाएगा 2πRL इंटू ई इक्वल टू Q की जगह लैम्डा L रख दो, लैम्डा L अपॉन ε0। ठीक है, हमने क्या किया कि हमने गॉस की प्रमेय से, गॉस के नियम के अनुसार फाई ई निकाल लिया, प्लस हमने नॉर्मल ये फाई ई निकाल लिया। जब दोनों फाई ई के मान है, फाई ई अर्थात वैद्युत फ्लक्स के मान है, दोनों को हमने बराबर रख दिया। बट शुरू में हमने आपको बताया था कि ये जो आवेश वितरित है एक सीधे अनंत लंबाई के तार पर, उसका रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा था, तो हमने लैम्डा का फॉर्मूला निकाला था, लैम्डा बराबर Q/L अर्थात Q बराबर लैम्डा L। तो Q का मान हमने यहाँ रख दिया, तो 2πRL इंटू ई इज इक्वल टू Q की जगह हमने रख दिया लैम्डा L अपॉन ε0। अब E को एक तरफ रखो, ये हो जाएगा 1/2πRL, ठीक है, इंटू लैम्डा L अपॉन ε0। ठीक है, अब L से L कट जाएगा, L से L कट गया। फिर सुविधा के लिए क्या करते हैं, क्योंकि देखो देखो ये क्या हो जाएगा 1/2πε0, इसकी हम एक वैल्यू नहीं जानते, तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसमें ऊपर नीचे 2 का गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे क्या कर देंगे 2 का गुणा कर देंगे। तो ऊपर क्या बन जाएगा, देखो यहाँ बन जाएगा 1/4π 2 4 पाई, ε0 को हमने इसके पास ले लिया। ठीक है, इनटू यहाँ क्या है लैम्डा, और 2 का गुणा करेंगे तो कितना बना 2 लैम्डा अपॉन r। ठीक, यानी हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, E बराबर 1/4πε0 इंटू 2 लैम्डा अपॉन r। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, अर्थात हम अगर इसे सदिश फॉर्म में लिखना चाहें तो सदिश फॉर्म में से क्या लिखेंगे हम, वेक्टर E बराबर 1/4πε0 इंटू 2 लैम्डा अपॉन r, यहाँ r कैप कर देंगे, बस हो गया। यानी r का एक अंक वेक्टर लगा दिया हमने, एक अंक वेक्टर से गुणा कर दिया, तो ये हमारा सदिश फॉर्म में हो गया। ठीक है, यानी हमारे ये समझ में आया कि अगर कोई अनंत लंबाई का सीधा एक समान रूप से आवेशित तार है, उसके निकट अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, ठीक है, तो वो उस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, यानी अगर हम यहाँ से E निकालें तो E क्या है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, देखो ये जो डेरिवेशन था वो आपके बोर्ड तक सीमित था, यानी बोर्ड एग्जाम में इसका डेरिवेशन आ सकता है, लेकिन जो इस फॉर्मूले से ये कहानी निकली है E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, ये कंपटीशन में पूछा जाता है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि E और R के बीच आप ग्राफ बनाइए
तो ग्राफ बनाते हैं ई और आर के बीच। ठीक है, देखो ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये मूल बिंदु ओ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक्स एक्सिस पे ले लेता हूँ आर और वाई एक्सिस पे ले लेता हूँ ई। ठीक है, यानी मैंने वाई एक्सिस पे वैद्युत क्षेत्र ले लिया और एक्स एक्सिस पे आर ले लिया। अब आप देखो कि आर का मान जितना कम होगा ई का मान उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी आर का मान जितना कम होगा ई का मान उतना ज़्यादा होगा, आर का मान जितना ज़्यादा होगा ई का मान उतना कम होगा। तो इसके बीच जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है। ठीक है, ऐसा। ठीक, देखो अब बताते हैं आपको कैसे। ये मैंने जो आपका ग्राफ बनाया है वो ग्राफ बन गया। ठीक है, ग्राफ इस तरीके का होता है ई और आर के बीच। अब मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ठीक है, हम अगर आर को मान लेते हैं 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। ठीक है, और ये मान लेते हैं हम 5 × 10⁸, 10 × 10⁸, 15 × 10⁸ और 20 × 10⁸। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक आप जानते ही हो। ठीक है, तो ये हमारे वैद्युत क्षेत्र के मान हो गए और ये हमारी दूरी का मान हो गया। ठीक है, अब देखो सबसे पहले दूरी कितनी है, 1 मीटर। वैद्युत क्षेत्र का मान कितना है, बहुत ज़्यादा है। फिर दूरी हमने और बढ़ाई, वैद्युत क्षेत्र का मान हमारा कहाँ तक सीमित हो गया, यहाँ तक। फिर हमने दूरी और बढ़ाई, वैद्युत क्षेत्र का मान कहाँ तक सीमित हो गया, यहाँ तक। फिर हमने दूरी और बढ़ाई, वैद्युत क्षेत्र का मान कहाँ हो गया, यहाँ हो गया। अर्थात जैसे ही हम दूरी बढ़ाते जा रहे हैं वैद्युत क्षेत्र का मान कम होता जा रहा है। ठीक है, यानी ये हमारा ग्राफ कह रहा है, क्यों, क्योंकि ई जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है किसके, आर के। ठीक है, यानी आर के व्युत्क्रमानुपाती है। ये चीज़ 1 नंबर में आपसे बहुविकल्पी क्वेश्चंस में पूछ ली जाएगी। ठीक है, हमने पढ़ा गॉस के नियम का फर्स्ट एप्लीकेशन, यानी गॉस के नियम का फर्स्ट अनुप्रयोग। अब जो दूसरा अनुप्रयोग है वो है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब चित्र पर ध्यान दो कि ये क्या है, एक अनंत विस्तार की कैसी चादर है, अचालक चादर है। ठीक है, इसके निकट हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो ये जो चादर रखी हुई है वो इस तरीके से है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यानी चादर इस तरीके से रखी हुई है। ठीक है, और कैसी चादर है, अनंत विस्तार की चादर है। कैसी है, एक समान आवेशित है और कैसी है, अचालक है। 3 गुण हैं इसके अंदर, एक तो अनंत विस्तार की है, समतल है और अचालक है। ठीक है, इस तरीके से। तो हमने क्या किया कि इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु लिया। ठीक है, P, एक बिंदु ले लिया हमने P। वही हमने देखो यहाँ लिखा है, माना एक अनंत विस्तार की एक समान धनावेशित अचालक समतल चादर के एक तल पर एक पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। ठीक है, देखो मैंने तीनों आवेश घनत्वों के बारे में आपको बताया था, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। जब मैंने आपको इसका फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ाया था उसमें थे तीनों। फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि ये हमारा रेखीय आवेश घनत्व है। जब अनंत विस्तार वाली है, समतल चादर है, तो इसका जो रेखीय आवेश घनत्व है, सॉरी इसका जो क्या बोलते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व है वो सिग्मा है। पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा थी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को हम क्या बोलते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व बोलते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। और यदि सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, Q/A। ठीक है, अगर इनका एरिया A हो, ठीक है, तो हमारा इन पे वितरित जो आवेश होगा वो कितना हो जाएगा, Q। तो हमारा जो सिग्मा निकल के आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, Q/A। अर्थात Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा सिग्मा A। ठीक है, ये तो हमारे हो गई पृष्ठ आवेश घनत्व की बात। ठीक है,
अब अनंत विस्तार की एक समान धनावेशित अचालक समतल चादर के निकट r दूरी पर एक बिंदु P है। हमने क्या किया कि इससे r दूरी पर एक बिंदु P मान लिया, ठीक है। अब सममिति के कारण, सममित होने के कारण क्या होगा कि इसके दूसरी ओर एक बिंदु हमने मान लिया P डैश है। अब ऐसे देखो, ये समतल चादर थी, ठीक है, और इस तरीके से, ठीक है, एक समतल चादर थी, हमने एक और इसके बिंदु P मान लिया r दूरी पर, ठीक है। तो सममित है, सममित के कारण यहाँ पे भी एक बिंदु हो गया जिसको हमने मान लिया P डैश, यानी ये इस तरीके से, ठीक है, एक समतल चादर है और इसके r पर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है जहाँ हमने एक बिंदु P माना है और सममिति के कारण एक बिंदु P डैश है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। हमने क्या किया कि यहाँ पे एक बिंदु P माना, बिंदु P से जाता हुआ इसके आर पार हमने एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बना लिया, क्योंकि हम गॉस के नियम का प्रयोग करके एप्लीकेशन यानी फॉर्मूला निकाल रहे हैं, तो हमें गॉस का पृष्ठ तो बनाना ही बनाना है। हमने गॉस का पृष्ठ बना लिया इसके आर पार, ठीक है। हम मानते हैं जो ये गॉसियन पृष्ठ बनता है, इसका जो पृष्ठ, ये जो क्षेत्रफल है वो कितना है, a है, ठीक है। वही लिखा है हमने कि हम चादर के आर पार एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसके समतल सिरे चालक के समांतर हैं, यानी ये जो प्लेट है और इसका जो समतल सिरा है ये, वो एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे, ठीक है। माना बेलन के प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल a है, यानी बेलन के प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल कितना है, a है, ठीक है। अब इस थ्योरी पर ध्यान मत दो, अब यहाँ समझो। हमारे पास एक अनंत विस्तार वाली एक समान रूप से आवेशित अचालक चादर है जिसके निकट हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने इस चादर से r दूरी पर एक बिंदु P मान लिया और P से गुजरता हुआ हमने एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ अज्यूम कर लिया, ठीक है। क्या करते हैं हम, उस जो बेलनाकार पृष्ठ है उसके सिरों का हम क्षेत्रफल मान लेते हैं, कितना है, a है, ठीक है, a, और एक रूप से धनावेशित है। इस पृष्ठ का जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो कितना है, सिग्मा है। पृष्ठ आवेश घनत्व की हम परिभाषा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताई थी। तो सिग्मा बराबर Q अपॉन A, यानी Q बराबर सिग्मा अपॉन A, ठीक है। अब देखो इस पृष्ठ पे देखो, यहाँ ये धनावेशित चादर है, अर्थात इससे निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो बाहर की ओर होगा। क्यों होगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन बाहर की ओर है। वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन बाहर की ओर क्यों है, क्योंकि धनात्मक चार्ज है और धनात्मक चार्ज से वैद्युत बररेखाएं लंबवत बाहर की ओर निकलती हैं, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये हो गई। अब आ जाओ क्षेत्रफल वेक्टर पे। तो क्षेत्रफल वेक्टर क्या है, dA। हमने छोटा सा अवयव dA मान लिया है और इसका जो क्षेत्रफल अवयव है, ठीक है, उसका जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो भी लंबवत बाहर की ओर होगा। देखो ऐसे ही तो प्लेट थी हमारी और ऐसे हमने ये बेलन ले लिया, ठीक है, इस तरीके से बेलन गॉसियन पृष्ठ। तो ये हमारा जो सिरा हो गया वो इस प्लेट के समांतर हो गया, ठीक है, इस प्लेट के समांतर हो गया। और ये प्लेट कैसी है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है अर्थात त्रिज्यता बाहर की ओर क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक बिंदु माना है, ठीक है। अब एक बिंदु ये माना है हमने यहाँ पे, जो क्षेत्रफल अवयव dA लिया है। तो क्षेत्रफल अवयव dA का हम लंब खींचेंगे तो लंब भी बाहर की ओर होगा, अर्थात क्षेत्रफल वेक्टर कहाँ हो गया, बाहर की ओर हो गया। तो E और dA के बीच बनने वाला एंगल कितना हो गया, यहाँ पे 0 डिग्री हो गया, ठीक है। सेम कहानी यहाँ पे भी, E और dA के बीच बनने वाला एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। लेकिन जो इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा वो कुल जब हम वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो इन दोनों सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स प्लस इसके वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। बट जब आप वक्र पृष्ठ पे कोई बिंदु लोगे, ठीक है, अब देखो ये बेलनाकार हमारा गॉसियन पृष्ठ है, हमने सिरों पे पॉइंट ले लिए, ये सिरे हो गए हमारे, ठीक है। सिरों पे हमें पता चल गया कि E और dA के बीच एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कहाँ है, लंबवत बाहर की ओर। मैंने इसके वक्र पृष्ठ पे क्या किया, एक बिंदु लिया और वक्र पृष्ठ पे एक क्षेत्रफल अवयव dA लिया मैंने। तो क्षेत्रफल अवयव का जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो लंबवत बाहर की ओर होगा। तो क्षेत्रफल वेक्टर हमारा, जो क्षेत्रफल वेक्टर है हमारा इस तरीके से हो गया, ये ऊपर की ओर। वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये हो गई, दोनों के बीच बनने वाला एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। अर्थात अगर हम इसके वक्र पृष्ठ पर कोई बिंदु लेते हैं,
तो ये तो हो गया उसका क्षेत्रफल वेक्टर डीए वेक्टर, ठीक है। और ये क्या हो गई इसकी वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन, दोनों के बीच बनने वाला क्या एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। और हम फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, यानी ई डी ए कॉस थीटा, कॉस 90 लगा हुआ है अर्थात 0, यानी वक्र पृष्ठ के द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो हमें कहाँ कहाँ से वैद्युत फ्लक्स प्राप्त होगा, दोनों सिरों से, ठीक है। तो अब हम आगे लिखेंगे अब लिखेंगे हम बिंदु P पर क्षेत्रफल अवयव dA तथा क्षेत्रफल अवयव dA के क्षेत्रफल वेक्टर dA वेक्टर तथा वैद्युत क्षेत्र E के मध्य बनने वाला कोण कितना है 0 डिग्री है, ठीक है। सेम हम फिर लिखेंगे सेम बिंदु P डैश पर, ठीक है, वही कहानी, क्षेत्रफल वेक्टर अवयव क्षेत्रफल वेक्टर तथा वैद्युत क्षेत्र के मध्य बनने वाला एंगल 0 डिग्री, ठीक है। फिर हम लिखेंगे सूक्ष्म बिंदु P पर, हम लिखेंगे बिंदु P पर सूक्ष्म अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि इस गॉसियन पृष्ठ से जो परिबद्ध आवेश है वो कितना है Q कूलाम है, ठीक है। यानी इस गॉसियन पृष्ठ से जो परिबद्ध आवेश है वो कितना है Q कूलाम है। तो सूक्ष्म अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम क्या लिखेंगे, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए अर्थात ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। और कॉस थीटा मतलब कितना है हमारा 0 डिग्री, तो कॉस 0 होने 1, थीटा की जगह 0 रख दो आप, तो हो जाएगा ई डी ए कॉस 0, कॉस 0 का मान कितना होता है 1, यानी ई डी ए, ठीक है। अब अगर ये हमारा किस पे निकल आया P पे, अब अगर हम P डैश पे निकालें तो हम निकालें यहाँ पे बिंदु P डैश पर, तो P डैश पर भी कितना निकलेगा ई डी ए, ठीक है। यानी ये सममित पृष्ठ हैं दोनों एक दूसरे के, यानी बेलन है, एक पृष्ठ इधर है और एक पृष्ठ इधर है, ठीक है। तो इस पर भी ई डी ए निकलेगा। हम कहें फिर कुल वैद्युत फ्लक्स, अब आपसे कहा जाए कि कुल वैद्युत फ्लक्स बराबर, तो हम लिखेंगे बेलन के दोनों सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स प्लस बेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो बेलन के दोनों सिरों से कितना गुजर रहा है ई डी ए प्लस ई डी ए, बेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला कितना हो गया 0, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आ गया 2 ई डी ए, यानी जो हमने दोनों तरफ क्षेत्रफल अवयव डीए लिए थे उनके द्वारा हमारा निकल के आ गया क्या वैद्युत फ्लक्स। फिर हम लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला
वैद्युत फ्लक्स बराबर 2E इंटीग्रेटेड ऑफ AdA। अब इसे हम मान लेंगे phi E के बराबर, ठीक है। यानी जो छोटे छोटे DA अवयव थे हमने जोड़ दिया, उनको सारे जोड़ के बना दिया। कितना क्षेत्रफल दे रखा है इसके सिरे का A, तो हम लिख देंगे 2EA। ये हमारा क्या निकल के आ गया, phi E बराबर। फिर हम लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं, हम क्या लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं। फिर हम लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं, कहाँ से, गॉस के नियमानुसार। गॉस ने क्या बोला था, गॉस ने बोला था कि किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स phi E उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश कितना Q का 1/ε0 गुना होता है। इसको आप समीकरण 1 मान लो, इसे समीकरण 2 मान लो, दोनों समीकरणों की आप तुलना करोगे। हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, 1 और 2 की तुलना करो तो ये हो जाएगा 2EA = Q/ε0, ठीक है। E को एक तरफ रखो, E बराबर हो जाएगा क्या, हो जाएगा Q/2A/ε0। फिर मैंने आपको बताया था कि हम Q बराबर क्या जानते हैं, Q बराबर सिग्मा A, Q बराबर सिग्मा A। इसका मान रख दो यहाँ पे, तो Q बराबर सिग्मा A रखोगे तो E बराबर आ जाएगा सिग्मा A/2A/ε0। A से A कट जाएगा तो E बराबर आ गया सिग्मा/2ε0, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया कि कोई अगर हमें अचालक अनंत विस्तार वाली समतल चादर दे रखी हो, उसके निकट किसी बिंदु पर हम अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो E बराबर सिग्मा/2ε0 हमारा फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हमने किसी अनंत विस्तार की सीधे एक समान रूप से आवेशित चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकाला था, तो E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आया था R के, है ना। बट यहाँ पे R है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, R है ही नहीं। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस चादर के जो निकट प्रत्येक बिंदु होगा ना, वहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कैसा होगा, समान होगा। हमने गॉस के अनुप्रयोगों के 2 नियम पढ़ लिए, ठीक है। यानी हमने गॉस के नियम के 2 एप्लीकेशंस पढ़ लिए। अब हमारा तीसरा एप्लीकेशन है आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी अब क्या करना है हमें कि आवेशित चालक चादर है, पहले क्या था, जो दूसरा वाला था उसमें एक अचालक चादर थी। अब क्या है कि एक आवेशित चालक चादर है, कैसी, अनंत विस्तार वाली है, ठीक है। तो उसके हमें ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखो, यानी माना एक लघु मोटाई की यानी छोटी t मोटाई की हमारे पास एक क्या है, अनंत विस्तार वाली धन आवेशित समतल चादर है, ठीक है, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है, ठीक है। चूंकि चादर चालक है, अब चालक जो चीज़ें होती हैं उनकी एक खासियत होती है, वो क्या होती है कि उनका जो संपूर्ण आवेश है वो क्या होता है कि इनके सिरों पे एक समान रूप से वितरित हो जाता है। यानी इसके अंदर क्या कर देते हैं, वो वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, यानी यहाँ पे अंदर कोई आवेश नहीं होगा। अब ये चालक है तो क्या हुआ, चालक की खासियत मैंने आपको बताई कि उनके जो अंदर का आवेश होता है वो क्या करता है, इनके पृष्ठों पे एक समान रूप से वितरित हो जाता है। यानी चूंकि चादर चालक है अर्थात इसका संपूर्ण आवेश इसके पृष्ठों पर 1 और 2 पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, अर्थात बीच में कोई आवेश नहीं बचा। अर्थात जब कोई आवेश ही नहीं है तो वहाँ वैद्युत क्षेत्र कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्लियर हुआ। जब ये शून्य हो गया तो आप यहाँ देखिए कि ये 1 और 2 यानी ये 2 अचालक चादरों की भांति व्यवहार करेंगी। तो हम लिखेंगे
पृष्ठ 1 व 2 अचालक चादर की भांति व्यवहार करेंगे। ठीक है, अब हम लिखेंगे पृष्ठ 1 से, ठीक है, पृष्ठ 1 से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी हमने क्या किया कि प्लेट 1 से कुछ दूरी पर यानी r दूरी पर एक बिंदु P ले लिया जहां हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो ये एक अचालक चादर की भांति व्यवहार करेगा। नंबर 2 पृष्ठ एक अचालक चादर की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले, अब देखो डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज है अर्थात वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कहाँ होगी, लंबवत बाहर की ओर। इसके कारण भी कहाँ होगी, लंबवत बाहर की ओर, अर्थात E1 और E2 दोनों कहाँ हो गए, सेम डायरेक्शन में हो गए। क्लियर हुआ। अब हम लिखेंगे सबसे पहले पृष्ठ 1 के द्वारा बिंदु P से गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र E बराबर, क्या फॉर्मूला निकला था हमारा, बताओ, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यानी एक अचालक यानी अनंत विस्तार वाली एक समान रूप से आवेशित समतल अचालक चादर की भांति व्यवहार कर रहा है, तो उससे किसी बिंदु यानी उसके किसी बिंदु या उसके निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या निकला था हमारा, थोड़ी देर पहले निकाला था, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हमने पहली प्लेट के कारण निकाला है तो हम इसको मान लेंगे E1। ठीक है, सेम इसी प्रकार हम लिखेंगे पृष्ठ 2 के द्वारा। ठीक है, ऐसे ही हम लिखेंगे पृष्ठ 2 के द्वारा बिंदु P से गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र, या पृष्ठ 2 के द्वारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, गुजरने वाला ना लिखो तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, E2 इक्वल टू कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हम लिखेंगे कुल वैद्युत क्षेत्र बराबर क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। E1 प्लस E2 क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है। तो लिख दो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना हुआ, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट जाएगा यानी बचा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी आवेशित चालक के ठीक बाहर हमें किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो वो उस चालक के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती, कह सकते हैं ना हम, क्योंकि इसमें क्षेत्रफल है ही नहीं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुविकल्पी में कैसे पूछे जाते हैं आपसे, तो आपसे पूछेगा कि किसी आवेशित चालक के ठीक बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करती। तो ऑप्शन ए देगा आपको, ऑप्शन ए क्या दे देगा आपको, पृष्ठ आवेश घनत्व पर, ऑप्शन बी निर्वात की वैद्युतशीलता पर, ठीक है, या माध्यम की वैद्युतशीलता पर, नंबर 3 दे देगा आपको, दे देगा समतल चादर के क्षेत्रफल पर, नंबर 4 दे देगा नन ऑफ दीज। तो आपको क्या लगाना है कि क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती। देखो एप्सिलॉन पर निर्भर करती है, ठीक है, उसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है उस पर भी निर्भर करती है। ठीक है, तो किस पे निर्भर नहीं करती, क्षेत्रफल पे। ठीक है, तो आप आराम से इसको सही कर दो।
और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसके 3 एप्लीकेशंस और हैं, उन एप्लीकेशंस के बारे में, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स।